हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11 के एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के विषय में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन इन टू डायमेंशनल है, या फिर ये कह सकते हैं किसी वर्टिकल प्लेन में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ, कि एक्सीलरेशन कितना लगे या कैसे लगे। उसके लिए इसके प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले समझने के लिए उससे पहले हम कुछ जैसे एक्सीलरेशन और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि जो एक्सीलरेशन है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब कैसी क्वांटिटी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड होता है और प्लस डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और जो एक्सीलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सीलरेशन है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी, न कि वेलोसिटी की। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की होगी। तो एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या फिर हम एक्सीलरेशन कहें तो इसे एक्सीलरेशन को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक्सीलरेशन को तीन तरीकों से। मान लो अगर मुझे एक्सीलरेशन को चेंज करना है, चूंकि एक्सीलरेशन में क्या है? मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। इसे थोड़ा समझते हैं। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते। अगर चेंज करते हैं डायरेक्शन को, और डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है चेंज करते हैं और जो पैरेलल टू ए एंड वी हैं वेलोसिटी, अगर ए की डायरेक्शन वी के पैरेलल है और उसे लगातार चेंज कर सकते हैं तो डायरेक्शन चेंज करेंगे और पैरेलल है। अगर हम परपेंडिकुलर, ये दोनों ए और वी परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है वी के, यानी कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक केस ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज करें हम, लेकिन ए पैरेलल हो वी के। तो इस केस में जो मोशन होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि या ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे, या एक्सीलरेशन जो होगा इस केस में ए और जो एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा। कहने का मतलब फ्री फॉल होगा और ऊपर नीचे होगा। और इसमें अगर ए वी के परपेंडिकुलर है तो इस केस में जो मोशन होता है उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कल के पाथ पर वो चलता है। तो ये तो अभी हमें ये ना पढ़ते हुए, अब तीसरा जो केस है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ए में अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड भी चेंज करूं और डायरेक्शन भी चेंज करूं तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक मोशन करता है, और उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन उसे हम कहते हैं जब मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो उसके लिए अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें
जैसे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने लॉन्च कर दिया है, मतलब फेंका है, तो आप देखेंगे कि मान लो मैं चौक को ही फेंकता हूँ, तो चौक को ऐसे फेंकते हैं तो ये ऐसे पाथ पर ऐसे जाकर यहाँ गिरेगा। जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो किक लगने के बाद ये कुछ इस प्रकार से जाके गिरता है। क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल में 6 लगता है तो आपको पता है 6 लगने के बाद बॉल ऐसे जाती है, या कोई भी जब क्रिकेट के बैट से बॉल को मारा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से जाती है। तो ऐसा जो मोशन होगा उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, लिख लेते हैं इसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव्स करता है इन ए वर्टिकल प्लेन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए वर्टिकल प्लेन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी but its acceleration if always free fall such object is called projectile. Such object is called projectile and its motion is called प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां फ्री फॉल यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है वो अंडर द ग्रेविटी करता है। अब ये फ्री फॉल, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अंडर द ग्रेविटी सिंपल ऊपर नीचे अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे आता है तो अंडर द फ्री फॉल है, ऊपर से छोड़ा जाता है, फ्री फॉल है। ऐसा ही तो फ्री फॉल किसी, इसमें जो था अभी बताया था, अगर इस तरह से वेलोसिटी हो रही है, ऐसे मूव करता है, तो इसमें ए और वी हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसमें इन ए और वी के बीच में थीटा कितना, 0, मतलब कोई एंगल नहीं होता। लेकिन ए और वी किसी एंगल पर भी मूव कर सकते हैं अंडर द फ्री फॉल। तो ये था हमारा एक ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है वर्टिकल प्लेन में, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v0 है, तो इसका एक्सीलरेशन अगर ऑलवेज फ्री फॉल है, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, इसके आप अच्छे से जान सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट launched some initial velocity v0, क्योंकि वेक्टर है तो हम ये एरो लगा के लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v0 विद इनिशियल वेलोसिटी v0, और ये जो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ विद एंगल थीटा, विद एट द वेलोसिटी v0 एट एंगल थीटा विद द
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट v0 से हमने इसे ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है, फेंका है, तो ये v0 जब v0 से हमने फेंका है तो होगा क्या, चूंकि हम प्लेन में मोशन पढ़ रहे हैं तो प्लेन में जो मोशन है वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी दो डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लेते हैं यहाँ एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, तो इस v के जो कंपोनेंट होंगे दो होंगे, एक कंपोनेंट ये है x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, मतलब एक कंपोनेंट तो इसे आगे की ओर लेके जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इसे ऊपर की ओर लेके जाएगा। अब वो कंपोनेंट मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, थीटा नॉट लिख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के सिंबल ही ले रहे हैं हम अभी। ये थीटा नॉट एंगल है। अब इस v के जो दो कंपोनेंट है, इस v का एक कंपोनेंट ये है, देखो ये इतने बड़े एरो से दिखाया गया है यहाँ पर, इस एरो से और यहाँ इस एरो से, तो जो ये इसका कंपोनेंट होगा वो होगा v0 cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में है तो इसके साथ हम आई कैप लिखते हैं, और ये होगा हमारे पास v0, मैं ऐसे लिख देता हूँ v0 साइन थीटा नोट और ये जे कैप। एक कंपोनेंट इसका ये है और एक कंपोनेंट ये है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, यहाँ गया, मान लो इस पोजीशन पे पहुंचा, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, हर एक पॉइंट पर यहाँ भी निकाल सकते सभी पॉइंट पर, तो होगा क्या कि ये कंपोनेंट सेम रहेगा इतना ही, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। जितनी लेंथ का ये वेक्टर यहाँ बनाया है उतनी लेंथ का वेक्टर यहाँ है, लेकिन ये वाला वेक्टर क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन, तो वो उससे क्या होगा कि ये कम हो जाएगा, मतलब अब इसकी हाइट कम है, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर जाकर ऑब्जेक्ट सबसे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और उसके बाद ये गिरना शुरू होगा, अर्थात यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा लेकिन ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी वेलोसिटी v है तो यहाँ पर इस वेलोसिटी का vx, और ये तो हमारा v0x ही है, इसे हम इस वाले कंपोनेंट को v0x से लिखेंगे, तो v0x मतलब जितना v0x का वैल्यू यही है, v0 cos थीटा, v0x इसे लिख सकते हैं हम v0x, और ये जो है हमारा v0y है, v0y y डायरेक्शन में है। अब v0x ये है, ये यहाँ भी इतना ही रहेगा लेकिन ये vx हो जाएगा, मतलब v0x से कुछ कम हो गया। अब यहाँ v जो x है वो 0 हो जाएगा और ये v0x ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर अब इस वाले ये कंपोनेंट यहाँ पहुँचेगा, जब ये कंपोनेंट यहाँ पर तो यही रहेगा लेकिन यहाँ इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन अब ये बढ़ना शुरू होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये v0x ही है और ये vx है। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इन्हें सबको। अब यहाँ जब पहुँचेगा तो ये वापस इसी वेलोसिटी से v0 से पहुँचेगा। अब इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, यहाँ ये कंपोनेंट v0x ही रहेगा और यहाँ ये कंपोनेंट v0y हो जाएगा, मतलब v0y का मतलब v0 साइन थीटा, ये जो जे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव में लिखा जाएगा, v0y नेगेटिव और ये जे कैप, ये ऐसे है। अर्थात यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि अगर हम वेलोसिटी लिखें इसकी जो वेलोसिटी होगी v
और एक्सीलरेशन होगा वो हम लिख देते हैं। v0 जो होगा इसका वो होगा v0x i प्लस v0y j। और यहाँ पर हम v0x का वैल्यू कितना लिए हैं, लिए क्या है, ये होगा इसका कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर v0x क्या था, v0 cos थीटा, v0 cos थीटा नोट, और v0y कितना है, v0 साइन थीटा नोट। ये तो हो गया वेलोसिटी। और ये अगर मैं एक्सीलरेशन लिखना चाहूँ तो एक्सीलरेशन ax i ay j, और जो ax होगा वो क्या होगा 0, और ay जो होगा वो होगा -g। ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि जो ये मोशन है ये दो डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम x डायरेक्शन की बात करते हैं तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी तो है v0 cos थीटा नोट, और एक्सीलरेशन है इसका 0, यानी कि ये तो हो गया vx डायरेक्शन, v0x डायरेक्शन, और ये ax क्या हो गया इसका 0। और एक इसका इस डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में वर्टिकल, इसमें v0y जो है आपका वो है v0 cos साइन थीटा नोट कंपोनेंट इसका, और a y जो है आपका -g है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जब लॉन्च किया जाता है किसी एंगल पर x डायरेक्शन के साथ तो वो इस प्रकार से चलता है। इसमें होता क्या है कि इसका जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो तो सेम रहता है पूरी मोशन, होल मोशन में, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता जाता है, किससे, g के कारण। अभी ये तो था इस अब अगर हम बात करते हैं इसका जो मोशन है वो कैसा है, किस पथ पर, मतलब उसका जो पाथ है वो किस प्रकार का है, कैसे वो मूव कर रहा है, ये कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। तो ये पाथ देखते हैं कैसा है। अभी तो हमने बना लिया, लेकिन इसे प्रूफ करना है कि ये पाथ कुछ ऐसा है। कैसा पाथ है वो हम देखेंगे बाद में, क्योंकि आप इतना तो समझते हैं। जैसे कुछ चीज़ें थोड़ी और उसके लिए बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ी थी v=v0 प्लस a t स्क्वायर। v0 मैं u मतलब v=u प्लस a t स्क्वायर, a t पढ़ा होगा सॉरी ये v, मैं u की जगह पे वेलोसिटी ये है, और इनिशियल बनाने के लिए इसे हम v में ही 0 लगा देते हैं। तो मैं v और u ना यूज करके v0 यूज कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है। अब जब हम इस इक्वेशन को इन 2 डायमेंशन में बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन में लिखते हैं, तो ये 2 तरीके से लिखी जाती है। अगर एक तो इसका x कंपोनेंट लिखा जाएगा vx, v0x प्लस ax t, और ऐसे ही है y vy v0y प्लस ay t। या अगर सेकंड इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ये है s इजिकल टू u v0 नोट v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये u ज़्यादातर u याद करते हैं तो मैंने v0 लिखा हुआ है NCERT की वजह से। अगर इसे x डायरेक्शन में लिखूंगा तो ये x मान लिया, और ये v0x t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, और ऐसे ही अगर y में लिखूंगा तो ये y और ये v0y और ये y। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक इक्वेशन को हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में लिख सकते हैं। जब हम x डायरेक्शन की
बात कर रहे होंगे तो हम x वाला लिख देंगे, और y डायरेक्शन की बात लिख रहे होंगे तो y डायरेक्शन के लिए हम y इज इक्वल टू v0y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो यूज करेंगे। तो फिलहाल ये था हमारे पास। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेशन x इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में x इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल टू v0x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एट एनी टाइम t, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं है, मतलब किसी एक पॉइंट पर है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ है P पर, और इस P पर जो है x, y पर है फिलहाल वो, इन एट डायरेक्शन एट P x, y एट टाइम t, आफ्टर टाइम t। तो x इजकल टू हो जाएगा हमारा x ही, और v0x। अब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो x यहाँ से वेलोसिटी का x कंपोनेंट और एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट यूज होगा। तो v0x हमारे पास x डायरेक्शन में v0 cos थीटा, v0 cos थीटा नोट t प्लस हाफ ax जो है 0 है, तो फाइनली इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, ये फाइनल 0 हो जाएगा। तो x इजकल टू आएगा v0 cos थीटा नोट इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन y डायरेक्शन x y इजकल टू v0y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y और v0y v0 साइन थीटा, v0 साइन थीटा नोट इंटू टी और प्लस हाफ माइनस के जी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे, माइनस जी और ये टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हम लिख देते हैं, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेट टी, फ्रॉम एलिमिनेट टी बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों से t को हम एलिमिनेट कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस t का वैल्यू यहाँ से निकालें, x अपॉन v0 कोस थीटा नोट, ये अपॉन में t का वैल्यू आ जाएगा। तो t का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो y इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, v0 साइन थीटा नोट, v0 साइन थीटा नोट, t का जो वैल्यू है x अपॉन v0 कोस थीटा नोट है, तो v0 कॉस थीटा नोट, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं x माइनस हाफ g, और t का जो वैल्यू है हमारे पास x अपॉन v0 साइन, सॉरी कोस है, कॉस थीटा नोट होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू, v से v कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा नोट इंटू एक्स माइनस हाफ v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट और इंटू
एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, इस इक्वेशन को देखो, छोटी सी बात समझा देता हूँ, क्योंकि 10th 11th में जो बच्चे आते हैं 10th से एकदम आए हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा ये समझना थोड़ा कठिन ही है कि इसे इक्वेशन कैसी है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स में नहीं पढ़ा है इस बात को। लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम 10th में लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे तो कुछ इस प्रकार पढ़ते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब x और y हुआ करते थे उसमें कोऑर्डिनेट, और हम कहते थे कि ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन की पहचान ये थी, लीनियर होना चाहिए, तो इस वेरिएबल 1 और इसकी पावर भी 1 हुआ करती थी। लेकिन अब अगर किसी एक वेरिएबल की पावर 2 है और किसी एक वेरिएबल की पावर 1 है, 1 और 2, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, कुछ इस पाथ की है, ये इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोला की इक्वेशन। और इस इक्वेशन को देखो, y की पावर 1 है, x की पावर इधर 2 है, तो हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसमें हम मिटा के लिखते हैं, ये मिटा देते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा आपने, इसे मिटाते हैं। जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में v0 cos थीटा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन in the form y equal to ax plus bx स्क्वायर, ax प्लस bx स्क्वायर, क्योंकि अगर इसे a मान लें तो x प्लस, और इस पूरे को कांस्टेंट मान लें क्योंकि v0 bx स्क्वायर फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ bx स्क्वायर, एंड इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन जो है पैराबोला की है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाथ है, सो वी कैन से दैट द पाथ, लाइट थोड़ी चली गई है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। और पैराबोला मैंने बताया ना, कुछ इस प्रकार का, मतलब इस तरीके का पाथ होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का पाथ होगा। तो फिलहाल हम इसमें इतना ही देखेंगे कि किसी भी जो प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, या पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो भी होगा वो देखेंगे। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेकर पीछे का, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।